खजाने को हुए नुकसान की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होता है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम आईएनटी की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी व देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके 3 पहलू हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पहला, मोदी सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 126 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत से कहीं अधिक है। मोदी जी ने देश की संसद व देश को बरगलाया और देश के खजाने को चूना लगाया। कैसे? इंडियन नेगोशिएशन टीम के मुताबिक ही 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत यूरो 8,460 मिलियन या 63,450 करोड़ रुपए है, ना कि 7,890 मिलियन यानी 59,175 करोड़ रुपए, जैसा मोदी सरकार द्वारा संसद और संसद के बाहर बेईमानी से दावा किया गया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इंडियन नेगोशिएशन टीम के मुताबिक ही 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत 8,460 मिलियन है, जो 75 रुपए के हिसाब से, हालांकि आज 80 रुपए के करीब का यूरो है, 75 रुपए प्रति यूरो के हिसाब से यह कीमत 63,450 करोड़ बनती है। जबकि मोदी सरकार ने दावा किया कि 36 जहाजों की कीमत 59,175 करोड़ रुपए है, जो एक बेईमानी पूर्ण दावा है, जो आईएनटी की रिपोर्ट से साफ साफ झुठलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, देश की आंख में धूल झोंकने का एक पहलू और भी है, और वो क्या है? 8,460 मिलियन यूरो या 63,450 करोड़ भी असली कीमत नहीं है, क्योंकि इसका निर्धारण भी आईएनटी के द्वारा फ्रांस में 1.22% प्रति वर्ष इन्फ्लेशन रेट के माध्यम से 5.25 साल का यह इन्फ्लेशन रेट डालकर आंका गया है। पर जहाज तो 10 साल बाद आएंगे, तो 10 साल का अगर 1.22% भी है, 1.25% भी इन्फ्लेशन रेट है, तो वो भी आईएनटी की रिपोर्ट में पूरा नहीं आंका गया। और यही नहीं, आईएनटी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर फ्रांस में इन्फ्लेशन रेट 3.5% तक हो जाएगा तो 1.25% नहीं, यह सारा आंकलन 3.5% प्रति वर्ष की इन्फ्लेशन रेट पर माना जाएगा। पर यह भी छोड़ दें, अगर 10 साल के बाद जहाज आएगा, 10 साल का 1.25% इन्फ्लेशन रेट भी निकालें तो यह कीमत 9,000 मिलियन यूरो बनती है, यानी 67,500 करोड़ रुपया। यह कटु सत्य है जो आईएनटी की रिपोर्ट से अब साबित हो गया। यह हम नहीं कह रहे,
ये मोदी जी की इंडियन नेगोशिएशन टीम की रिपोर्ट कह रही है। लेट मी वेरी ब्रीफली पॉइंट आउट अगेन, द फॉल्सहुड एंड डिसऑनेस्टी एज ऑल्सो करप्शन is now writ large based on the report of the Indian negotiation team, which has been placed in public domain. And as per the report of the Indian negotiation team, the price of the 36 aircrafts is 8,460 million euros or 63,450 crore. And not what is claimed by Prime Minister Modi and his government, which is 7,890 million euro or 59,000 crore. And the malfeasance has one more angle to it. Even the price of 8,460 million euros or 63,450 crore has been calculated by INT, presuming an inflation rate of 1.22% per year in France and calculating it only for 5.75 years or less than 6 years. But the aircrafts are not getting delivered as per INT for 10 years. Then the price that has to be paid is for 10 years. And then it would be 9,000 million euros. And what if, which INT now records, what if the inflation rate is up to 3.5% in France? Then Government of India and Modi ji has committed that they will pay per year up to 3.5% of inflation rate, which will take it to 11,000, 12,000 million euros. Who will pay for this loss to exchequer? Second angle, राफेल जहाज खरीदने की बैंक गारंटी हटा, चौकीदार ने देश को लूट लिया। ना इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स की कीमत शामिल की और ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। इसके छोटे छोटे 3 सीधे पहलू हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया। यह स्वयं प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर करते हुए किया। इसके बावजूद किया कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने लिखकर कहा कि बैंक गारंटी की शर्त को खारिज नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है बैंक गारंटी होनी चाहिए और डसॉल्ट एविएशन वो दे। मोदी जी का रक्षा मंत्रालय यह कहता है कि डिफेंस के बैंक गारंटी होनी चाहिए और डसॉल्ट एविएशन उसे दे। मोदी जी की फाइनेंस मिनिस्ट्री यह कहती है कि कानून मंत्रालय यह कहता है, माफ कीजिए, कि बैंक गारंटी होनी चाहिए और लिखकर यह ओपिनियन देते हैं। और उस बैंक गारंटी की कीमत इंडियन नेगोशिएशन टीम ने आंकी है 574 मिलियन यूरोस, जो बनते हैं 4,305 करोड़ रुपया। पर मोदी जी ने जब यह पूरा मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में उनकी अध्यक्षता में आया तो डसॉल्ट एविएशन को एक उपहार दिया और वो उपहार था 4,305 करोड़ का, जिसे सीएजी ने भी रिकॉर्ड किया है कि यह सीधा सीधा फायदा नहीं कह रहा, यह सीएजी की रिपोर्ट भी कह रही है कि यह सीधा सीधा फायदा डसॉल्ट एविएशन को दिया गया। कानून मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है, रक्षा मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है, वित्त मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है, पर मोदी जी ये 4,305 करोड़ का तोहफा दे रहे हैं डसॉल्ट एविएशन को अपने पद का दुरुपयोग करके। और यही नहीं,
36 राफेल जहाजों की कीमत में चालाकी से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की 1300 मिलियन यूरोस यानी 9,10,000 करोड़ की कीमत शामिल ही नहीं की गई ताकि कीमत कम दिखाई जा सके। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, while calculating the price of 36 Rafale aircrafts, the cost of India's specific enhancement, which is 1,300 million euros or 9,750 crore rupee, was not included. But it has to be paid. That's what the INT records. Almost 10,000 crore rupees have to be paid. And look at the angle of corruption further. When we were buying with the same specifications, 126 Rafale aircrafts during Congress party's regime, the cost of India's specific enhancements with same specification was 11.11 million euro or 83 crore. It has suddenly gone up, same specification, same India specific enhancements, but when Modi ji buys 36 aircraft, it goes up 350% to 271 crore per aircraft. So from 83 crore per aircraft, it goes to 271 crore per aircraft. Why? It is the same India specific enhancement, everything is the same. And why are you not including its cost that has to be paid by India into the total value of the price of the aircrafts? And thirdly, किसी रक्षा सौदे में सबसे महंगी चीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। इंडियन नेगोशिएशन टीम ने भी यह माना कि 126 जहाज जब कांग्रेस यूपीए सरकार खरीद रही थी तो उनकी कीमत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल थी। और इंडियन नेगोशिएशन टीम ने यह भी माना कि जब मोदी जी ने 36 राफेल जहाज खरीदे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं थी। इसके बावजूद भी कीमत ज्यादा क्यों है? वो पैसा किसकी जेब में गया? अगर आप 9,000 मिलियन यूरो में 1,300 मिलियन अगर आप जोड़ लें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के, तो 36 लड़ाकू जहाजों की कीमत है 10,300 मिलियन यूरो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया नेगोशिएशन टीम ने रिपोर्ट में लिखा है। 10,300 मिलियन यूरो जो बनते हैं 77,250 करोड़ रुपया। मोदी जी कहते हैं हमने 59,000 करोड़ में खरीदे, पर देश को पड़ रहे हैं 77,000 करोड़ में। कौन जिम्मेवार है? क्या भ्रष्टाचार साफ नहीं? और तीसरी चोरी भी पकड़ी गई चौकीदार की। और तीसरी चोरी क्या है? मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि गंभीर विषय है। और तीसरा पहलू यह है कि चौकीदार स्वयं इंडियन नेगोशिएशन टीम को बाईपास कर 36 लड़ाकू जहाजों की नेगोशिएशन कर रहे थे। दोस्तों, एक सनसनीखेज बात यह है कि 36 लड़ाकू जहाजों की खरीद का निर्णय इंडियन नेगोशिएशन टीम ने नहीं लिया। अब यह साफ है, 36 लड़ाकू जहाज की खरीद का निर्णय 12 और 13, मैं डेट दे रहा हूं, चेक कर लीजिए, जनवरी 2016 को अजीत डोवल जी द्वारा फ्रांस के अंदर नेगोशिएट करके लिया गया भारत सरकार की ओर से। मैं फिर दोहराता हूं, द डिसीजन एंड द प्राइस to buy 36 aircraft was not done by the Indian negotiation team. It was done by a person who was neither authorized by Cabinet Committee on Security, nor was he a part of the Indian negotiation team. That is Shri Ajit Doval in Paris, France on 12th and 13th January 2016. Incidentally, the contract was signed on 13th January 2016.
अब यह जग जाहिर है कि 24 नवंबर 2015 को रक्षा सचिव ने फाइल पर नोटिंग लिखकर एतराज किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय आईएनटी इंडियन नेगोशिएशन टीम को दरकिनार कर सीधे राफेल जहाजों की खरीद की नेगोशिएशन कर रहा है। वो सारी आपने प्रोसीडिंग्स देखी हैं। जब यह सनसनीखेज खुलासा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने दबाव डालकर रक्षा सचिव से यह कहलवाया, एंड आई रीड इट, Kumar Friday told that the noting was not about parallel negotiations but about parallel viewpoints, and that the PMO had not interfered in the final negotiation. कि फाइनल नेगोशिएशन में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई दखलंदाजी नहीं की, यह उन्होंने कहलवाया था। अब वो चोरी भी पकड़ी गई, क्योंकि आईएनटी की रिपोर्ट के पैरा 11 से यह साफ है, एंड आई एम गिविंग यू द पैरा नंबर, कि फाइनल नेगोशिएशन आईएनटी ने नहीं की। फाइनल नेगोशिएशन अजीत डोवल जी ने पेरिस फ्रांस जाकर 12 और 13 जनवरी 2016 को की, और 13 जनवरी को यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। क्या अजीत डोवल जी इंडियन नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे? जवाब ना में है। क्या अजीत डोवल जी को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन नेगोशिएशन टीम को सुपरसीड कर इस डील को नेगोशिएट कर फाइनल करने का अख्तियार दिया था? इसका जवाब भी ना में है। तो बात साफ है कि चौकीदार के नुमाइंदे, चौकीदार की ओर से रक्षा मंत्रालय की, भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूव्ड इंडियन नेगोशिएशन टीम को सुपरसीड कर सीधा नेगोशिएट कर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे थे। दोस्तों, राफेल सौदे में गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार साफ है। साफ है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचा सरकार के खजाने को चूना लगाया है। एंड आई रिपीट अगेन, इट्स एन एक्सट्रीमली सीरियस बट रिस्पॉन्सिबल चार्ज। The corruption and malfeasance in the Rafale deal is now out in the open. It is now clear that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, misused his office to give benefit to Dassault Aviation and consequently caused loss to the public exchequer. यह सीधे सीधे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(d) का मामला है। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ सेक्शन 13(1)(d) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज ऑल्सो अदर ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड। प्रधानमंत्री के खिलाफ ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून की 13(1)(d) और भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं का मामला बनता है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस मामले से जुड़े सब लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच का समय आ गया है। एनी क्वेश्चंस? यू आर वेलकम टू आस्क। I think I said it. I'll just repeat it and then I'll take every question. It is now clear that corruption and malfeasance in Rafale deal is writ large. It is clear that none less than Prime Minister of India caused loss to the public exchequer by misusing his office. It's a clear-cut case of Section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act and other offences under the Indian Penal Code. Time has come to lodge an FIR, to investigate and find the truth vis-a-vis the conduct of Prime Minister Shri Narendra Modi
and others involved in the matter. Any questions? You're welcome to ask. आदरणीय साथी, आज पूरे मामले के तथ्य संज्ञान में और सामने आए हैं। ऑपरेशन कवर अप भी आज से ही शुरू हो जाएगा और उसका थोड़ा थोड़ा आभास अब से पहले आने लगा है, परंतु बात बड़ी सीधी है। जब प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर डसॉल्ट एविएशन को फायदा पहुंचा चूना लगाएं, तो उन पे प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या यह हजारों करोड़ के राजस्व के नुकसान का मामला नहीं? हमें मालूम है कि सीबीआई भी आपकी, पुलिस भी आपकी, कानून भी आपका, सरकार भी आपकी। तो आजकल तो लगता है कि सैया भाई कोतवाल, तो कोतवाल पर पर्चा कौन दर्ज करेगा? पर यह साफ है कि कोतवाल पर अब मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है, क्योंकि कोतवाल स्वयं प्रथम दृष्टि से दोषी है। कोतवाल का व्यवहार और उनका कार्य, पद के दुरुपयोग का मामला संदेह के घेरे में साफ साफ खड़ा है और यह क्लियर कट केस है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टाइम हैज नाउ कम for Prime Minister to prove that he is not guilty by agreeing and submitting to registration of an FIR and investigation against him and all others. समय आ गया है कि अब प्रधानमंत्री अगर उनके मन में अपने पद की गरिमा को लेकर, अपने पद की परिपाटी को लेकर थोड़ी सी भी चिंता है, तो इन साक्ष्यों के आधार पर वो आगे आएं और कहें कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी बाकायदा सीमित समय के अंदर जांच हो। आई विल कम टू यू मैम, आई एम नोटेड ऑलरेडी। मैं जी 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 तो जेटली जी और सुषमा जी और मोदी जी वर्षों तक खुद क्या किया करते थे? जब वो हर रोज सरकारी फाइलें कोट कर, जिन्होंने पेशा बना रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो क्या ये पहला व्यवहार खुद पर भी लागू करेंगे? सच्चाई ये है मित्र कि इस देश में मोदी जी की सरकार में सच्चाई बताने वाले को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का षड्यंत्र किया जा रहा है और चोरी करने वाले राजगद्दी पर बैठे हैं। अंधेर नगरी, एक सेकंड सर, अंधेर नगरी चौपट राजा इसी को कहते हैं। जिन पत्रकारों ने या पत्रकार समूहों ने देश के समक्ष सच्चाई रखी, मोदी जी की बेईमानी और भ्रष्टाचार को देश के सामने रखा, सरकार ने किस प्रकार से खजाने को चूना लगाया उसको सामने रखा, आप उनको तो जेल भेजना चाहते हैं और चोरों को संरक्षण देना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है मोदी जी कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा आप दिया करते थे, खाऊंगा खिलाऊंगा और चोरों को बचाऊंगा, वो अब उसमें बदल गया है। ये निर्णय अब आपको करना है। या तो इस देश का मीडिया पूरी उम्र के लिए सरकार का गुलाम बन जाएगा, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है, और अखबार की सुर्खियां और टेलीविजन की सुर्खियां प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से निर्धारित होंगी और आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय से।
और या फिर इस देश के समाचार पत्र और मीडिया के साथ ही सरकारें आती हैं, बदलती हैं, पर आप अपनी निष्पक्षता के लिए, अपनी निर्भीकता के लिए, अपने साहस के लिए, अपनी बहादुरी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। तो या फिर वो निर्भीकता और साहस और प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ और ज्यादा बढ़कर इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। राफेल का ये घोटाला, प्रधानमंत्री का ये गड़बड़झाला, इस बात की कसौटी होगी कि इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मीडिया की निष्पक्षता, निर्भीकता, साहस रहेगा या पूरी उम्र के लिए गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी आपकी निर्भीकता और साहस के साथ खड़ी रहेगी और आपके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं, सरकार में अगर हिम्मत है, मोदी जी अगर आप में साहस है तो करिए मुकदमे दर्ज, लगाइए मीडिया के मुंह पर और इस देश के हर नागरिक के मुंह पर पट्टी और हाथ में हथकड़ी। हम आपको चुनौती देते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से। हमने अंग्रेजों के दमन को सहा और अंग्रेजों को हराया। आप किस खेत की मूली हैं? कैन आई फर्स्ट गो टू हर? आपको आफ्टर हर शी हैज बीन एक्सट्रीमली पेशेंट टुडे। आदरणीय मित्र, मैंने आप ही के समूह के एक और मित्र ने भी ये प्रश्न पूछा था, उसका जवाब तब भी दिया था, मैं फिर दोहराता हूं। आज डे 1 है जब ये सारे साक्ष्य सार्वजनिक पटल पर आए हैं और आज हम आपके माध्यम से और आपकी जो पैनी नजर और खोजी पत्रकारिता की परिपाटी है उसके माध्यम से और देश के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब प्राइमा फेसी साक्ष्य आपके समक्ष, आपके खिलाफ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री को पद की गरिमा रखनी है और प्रधानमंत्री अगर समझते हैं, क्योंकि वो निर्दोष नहीं, दोषी हैं और दोषी ही जोर जोर से चिल्लाता है, पर अगर आप निर्दोष हैं तो आप आइए और कहिए कि ठीक है, अगर ये प्राथमिक साक्ष्य उनके खिलाफ हैं तो मैं ये कहता हूं कि आइए एफआईआर दर्ज करिए, प्रधानमंत्री को नामजद कीजिए और उनके खिलाफ जांच बैठाइए। हम आपके माध्यम से आपकी तेज तर्रार बात जिसकी वो चर्चा भी करते हैं, देखते हैं कि वो कितनी तेजी से उस तेज तर्रार बात पर कार्रवाई करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है, परंतु लोकपाल कानून में इसका बाकायदा प्रावधान है और मैं, मेरे वकील साथी यहां मौजूद हैं मोहम्मद खान जी, 1 मिनट के लिए वो आपकी इस संशय को दूर करेंगे उस धारा को बताकर। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा सन 2013 में जब लोकपाल और लोकायुक्त का कानून पारित हुआ था, उसमें खासतौर से काफ़ी चर्चा के बाद धारा 14 का इंक्लूजन किया था। धारा 14 खासतौर से देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में है। धारा 14 कहती है अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी कार्रवाई लोकपाल करेगी। उसमें भी धारा 14 में भी पूरा प्रोसीजर कार्रवाई का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री अगर ये बोलते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उसके बावजूद भी कार्रवाई हो सकती है अगर लोकपाल में 2/3 मेंबर्स इस बात की अनुमति दें कि हाँ ये पब्लिक सिक्योरिटी का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जनहित का मामला है। तो इस वजह से शायद मोदी जी हिचकिचा रहे हैं लोकपाल की स्थापना करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन स्थापना हो गई उस दिन कार्रवाई रुक नहीं सकती। और सर, मे आई आल्सो एट द प्रोसिक्यूशन बिट, आप जानते हैं जब भी आईपीसी या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ
कोई शिकायत होती है तो इजाजत लेना पड़ती है कार्रवाई कराने से पहले। यह संशोधन ये सरकार लाई है पिछली जुलाई 2018 में, मगर लोकपाल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लोकपाल में कार्रवाई कंप्लेंट पेश करने पे ही शुरू हो जाती है। धन्यवाद। To add to what my friend is saying, I think he pointed out to you what is the legal aspect of it. To put it more simply for you, इस देश में सदैव ये कानून रहा कि पद का दुरुपयोग करने वाले किसी व्यक्ति पर भी अगर मामला संज्ञान में आ जाए तो अदालतों ने यह भी कहा कि वो सैंक्शन डिनाय नहीं हो सकती, वो सैंक्शन देनी पड़ेगी और उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लगता है मोदी जी को इस बात का आभास पहले से था और कहीं घबराहट भी थी। इसलिए 2018 में आनन फानन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलकर उसमें लिखित सैंक्शन की अनुमति का प्रावधान मोदी जी लेकर आए। वो आदमी जो ईमानदारी की दुहाई देकर सत्ता में आया था, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कानून लेकर आया। लगता है कि उनको इस फाइल की नोटिंग्स की जो उन्हीं के पास है जानकारी थी कि कभी ये जब सार्वजनिक होंगी तो फिर उससे बचने का क्या मद निकाला जाएगा। लगता है कि आज उस कानून में संशोधन किया, क्यों किया गया, किस कारण से किया गया, आज वो जगजाहिर हो रहा है। अनिल जी, सबसे बड़ा विकल्प देश की जनता है। एक व्यक्ति जो 2012, 13, 14 में चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहा था, जो हर मन से, जैसे आज हमारी वायुसेना और सेना के पीछे खड़े होकर वोट बटोरने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो हर मन से भ्रष्टाचार के पीछे खड़े होकर अपना भाषण देते थे, आज प्राथमिक दृष्टि से उनका स्वयं पद के दुरुपयोग का मामला जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की परिधि में आता है, सीधे सीधे वो साफ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी फाइल के कागजात जो सार्वजनिक हुए हैं वो कह रहे हैं। तो ऐसे में जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता सबसे बड़ा कानून है, जनता सबसे बड़ा संविधान है। और ये जनता है मोदी जी, ये सब जानती है और चोरों को पहचानती है। I'll come to you, sir. जी, जी, पहला इशू इस देश में 45 साल से में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है। और क्योंकि बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है, नौजवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने, यानी 10 करोड़ रोजगार देने का वादा केवल 8 लाख रोजगार में तब्दील होकर, यानी 1% से भी कम फीसदी साबित हुआ मोदी जी का। इसीलिए वो पूरे देश का नैरेटिव बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के पीछे खड़े हो किसान, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का निकम्मापन और इन सब बातों को दरकिनार करने में लगे हैं। परंतु वो ये जान लें, बहुत जल्द इसी मन से बेरोजगारी के वो सारे आंकड़े पेश कर हम उनको बेनकाब करेंगे। दूसरा मामला जो आपने, दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, हमारा पहले दिन से स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा मामला है, जैसे वो उचित समझे निर्णय करें, जो वो निर्णय करें वो सब पक्ष माने और सरकार उसे लागू करे। धन्यवाद। एक सवाल ये, क्या जनरल वीके सिंह ने भी बयान दिया, बड़ा अजीबोगरीब उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हीट ड्राफ्ट में अगर मारे तो कितने मच्छर मर जाते हैं, इसको गिनने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाए एयरफोर्स के विमान के जरिए, जहां पे अगली बार कुछ होता है। आदरणीय मित्र, जनरल वीके सिंह वही व्यक्ति तो हैं जिन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ जनरल सुहाग को डाकू कहा था।
उसके बाद मोदी जी ने उनकी प्रमोशन की थी, क्योंकि सिटिंग आर्मी चीफ को उन्होंने डाकू बताया था। थोड़ा सा वो उस जहाज में पहली सवारी मौर्य साहब को ले जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी उनके सबसे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के मौर्य साहब ने ऐसा कहा है। तो मुझे उम्मीद है वो मौर्य साहब को उस जहाज में बिठाकर ले जाएंगे और उसमें पहली सीट पर वो स्वयं बैठेंगे।